धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। सुनीता विलियम्स और उनकी साथी बुच विल्मोर धरती पर वापस लौट आए। कुल 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारने के बाद लौटे तो क्या खूब लौटे, तमाम जावियों से बेहतर होकर लौटे हैं। अंतरिक्ष की शून्यता में बिखरे हुए बालों के साथ उनका चेहरा हम सबके जहन में जज्ब हो गया है। राजेश रेड्डी का जो शेर हमने आपको सुनाया वो उनके सफ़र पर 100% सटीक बैठता है। उनके लिए अंतरिक्ष में पहुंचना जितना अहम था या जितना अहम रहा होगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा लाइमलाइट और अहमियत उनकी वापसी को मिली। आज के शो में हम सुनीता और उनके साथी बुच के स्पेस मिशन की पूरी जानकारी, पूरी कहानी बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की, क्योंकि 18 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जंग रोकने के सिलसिले में फ़ोन पर बातचीत हुई। क्या ट्रंप का जंग रोकने वाला दांव सही साबित होगा? उनका जो दावा है वो अपने आप को साबित सही कर पाएंगे? इसके लिए पुतिन ने क्या शर्तें रखी हैं, किसका कितना नुकसान, किसका कितना फायदा, सब बताएंगे। लेकिन पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा, और शायद आप जानते हो या ना जानते हो, मैं आमतौर पे आपको इस शो में नहीं दिखता हूं, लेकिन कई बार जब कोई उपलब्ध नहीं होता है तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स का भी काम कर लेते हैं। ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी शुरू हो चुका है। स्वागत है। सुनीता विलियम्स का ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक आने का सफर जितना लंबा था उससे कहीं लंबी थी इसकी तैयारी। कहानी शुरू होती है जून 2024 से। नासा का कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद था कॉमर्शियल कंपनियों के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट की यात्राएं कराना, ताकि खुद चांद और मंगल जैसे अहम अंतरिक्ष अभियानों पर फोकस कर सके। बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर इसी का हिस्सा था। ये इस प्रोग्राम की पहली टेस्ट फ्लाइट थी। फ्लाइट का मकसद था स्टारलाइनर को इंसानों के साथ अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। इस फ्लाइट में सुनीता विलियम्स पायलट थी और बुच विल्मोर कमांडर थे। तारीख 5 जून 2024 स्टारलाइनर अमेरिका के फ्लोरिडा से, जो वहाँ पे स्पेस स्टेशन है, वहाँ से रवाना हुआ। सिर्फ 8 दिन रहने का प्लान था, मगर जैसे ही जो स्पेस शिप थी उसने रास्ता पकड़ा, एक के बाद एक समस्याएं सामने आती गईं। पहले हीलियम लीक होना शुरू हुआ, फिर 28 में से एक थ्रस्टर्स काम करना बंद कर गया। ये थ्रस्टर्स जहाज को जो स्पेसशिप होता है उसकी स्टीयरिंग को और कंट्रोल करने में मदद करता है। जब जहाज स्पेस स्टेशन पहुंचा तो 28 में से 4 और थ्रस्टर्स फेल हो गए। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग में, जो वहाँ पे डॉकिंग मतलब कि उसको उतारना, जैसे हम गाड़ी की पार्किंग करते हैं, उसमें भी घंटों की देरी हुई। नासा के इंजीनियरों ने 5 में से 4 थ्रस्टर्स को ठीक कर लिया, मगर खतरा नहीं टला। नासा ने आखिर में फैसला लिया कि स्टारलाइनर इंसानी वापसी के लिए सुरक्षित नहीं है, तो जहाज खाली लौटाया गया और सवाल रह गया कि अब सुनीता और बुच कैसे लौटेंगे। ये आप सुबह से देख रहे होंगे कि उनकी वापसी को लेकर के दुनिया में कितना ज़्यादा उत्साह है। पूरी दुनिया कैसे जश्न में सराबोर है विज्ञान की एक विजय पर। आज हम सब आपको डिटेल में यही बताने वाले हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब आपको 2 चेहरों से मिलवाते हैं। आप जानते हैं इनको। सुनीता विलियम्स 59 साल की हैं, US नेवी में टेस्ट पायलट रही। 1998 में उन्होंने नासा ज्वाइन की और अब तक 322 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। कुल 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं। स्पेस वॉक माने जब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यान के बाहर कोई गतिविधि करते हैं उसको स्पेस वॉक कहा जाता है। 2017 तक महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड सुनीता के नाम ही था। बुच विल्मोर 62 साल के हैं। पहली बार 2009 में स्पेस शटल एटलांटिस से अंतरिक्ष गए। 178 दिन अंतरिक्ष में रहने का अनुभव पहले से था। स्पेस स्टेशन मिशंस में इंजीनियर और कमांडर दोनों रह चुके हैं। अंतरिक्ष में, स्पेस में जो पौधों का विकास है और माइक्रोग्रेविटी, इंसानी शरीर पर असर और पृथ्वी के पर्यावरण में जो बदलाव पर काम किया है, वो भी एक मानीखेज काम इनका माना जाता है। माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी, जिसको हम लोग अपने शब्दों में ऐसा कहते हैं। खैर, इन दोनों की वापसी नासा के लिए सिरदर्द बन गई, क्योंकि ये वापस लाने में नासा कामयाब नहीं हो पा रहा था। नासा ने SpaceX की तरफ देखा। SpaceX किसका है? एलन मस्क का। उनका क्रू ड्रैगन 9 कैप्सूल सितंबर 2024 में स्पेस स्टेशन गया था। डॉग था, वहाँ पे पहले से रुका हुआ था। स्पेस स्टेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी जगह है धरती से
अंतरिक्ष में जब जाते हैं वहां पर 5 देशों ने मिलकर, अमेरिका, रूस और कनाडा समेत 5 देशों ने मिलकर के एक स्पेस स्टेशन बनाया जहां से अंतरिक्ष में तमाम गतिविधियां की जाती हैं, वहां पे एस्ट्रोनॉट रुकते हैं, वहां से तमाम दुनिया पर नज़र रखी जाती है। वहीं पर इनका शिप पहुंचा था। उम्मीद बना जब स्पेसएक्स का जो एलन मस्क का यान पहुंचा, उसके बाद वापसी के लिए 2 जगहें खाली छोड़ी गई। ऐसा होता है कि जब कोई स्पेसशिप जाता है तो उसमें जगह फिक्स होती है, अगर 5 आदमी गया है तो 5 ही वापस आ सकता है। सुनीता और बुच को वापस लाने का मतलब था कि स्पेस स्टेशन पर नासा की मौजूदगी घट जाती, जो नासा के लिए ठीक नहीं था। उनकी जगह लेने के लिए एस्ट्रोनॉट चाहिए थे, इसलिए नासा ने स्पेस मिशन को अपने धीमा किया और अगले मिशन का इंतजार करने का फैसला किया, और इंतजार लंबा होता चला गया। फिर क्रू 10 जो है वो 16 मार्च को नासा की तरफ से 4 और एस्ट्रोनॉट को लेकर के पहुंचा, तब जाकर वापसी का दरवाजा खुला। 17 मार्च 2025 को 10:45 पर जो स्पेसशिप था उसके दरवाजे बंद करने की तैयारी शुरू हुई। करीब 1 बजे क्रू ड्रैगन 9 ने स्पेस स्टेशन से वापसी शुरू की। 17 घंटे की यात्रा के बाद 18 मार्च की शाम 6 बजे फ्लोरिडा तट के पास अटलांटिक महासागर में लैंडिंग हुई। भारतीय समय अनुसार उस वक्त सुबह के 3:30 हो रहे थे, और क्या खूबसूरत तस्वीरें आई। विज्ञान के विजय की अद्भुत कहानी कहती तस्वीर आई। नासा ने पूरी वापसी को लाइव दिखाया, लोगों ने देखा, कैप्सूल समुद्र में गिरा, लहरें उठी, फिर दोनों एस्ट्रोनॉट बाहर आए, धरती की हवा में एक बार फिर से सांस लिया उन्होंने, वो हवा उनके चेहरे से टकराई। अब ज़रा अंदर की ज़िंदगी समझिए, क्योंकि वहाँ जो रहकर आए हैं वो भी आसान नहीं था। 9 महीने में क्या हुआ, स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के लिए एक रूटीन फिक्स होता था, एक रूटीन सेट होता था। सुबह शाम कसरत करनी होती थी, ट्रेडमिल पर दौड़ लगानी होती थी, वर्कआउट करना होता था, ताकि मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। अंतरिक्ष में चूंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटी नहीं होती है, तो मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। यहाँ हर रोज़ की ट्रेनिंग शरीर को धरती के गुरुत्वाकर्षण के लिए तैयार करती हैं। मगर सिर्फ कसरत नहीं, वहाँ और भी काम होते हैं और खुशी भी होती है। जनवरी में सुनीता और बुच ने एक साथ स्पेस वॉक भी किया, पृथ्वी की तस्वीरें ली। क्रिसमस पर उनके लिए नासा ने खास डिनर भेजा था। इस दौरान ईमेल और टेलीफोन के जरिए उनका परिवार भी जुड़ा रहा था। वापसी के बाद अब सबकी नज़र है कि होगा क्या, क्योंकि एकदम से अंतरिक्ष से आना और धरती के इस गुरुत्वाकर्षण के माहौल में अपने आप को ढालना, शरीर का ढल जाना, यह भी एक चुनौती है। क्योंकि सुनीता और बुच 286 दिन बाद यहाँ लौटे हैं। इन दोनों के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, वजन, मांसपेशियों में कितनी कमी आई है। नासा 45 दिनों तक दोनों को रिहैब में रखेगा, कि उन पर ध्यान रखेगा, उनकी गतिविधियों पर, उनके शारीरिक ढांचे पर, मांसपेशियों पर, बॉडी बैलेंस पर, हड्डियों के घनत्व पर और बोन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, उस पर पैनी नज़र रखी जाएगी, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और यही प्रोटोकॉल है, जब एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आते हैं तो इस गुरुत्वाकर्षण में खुद को ढाल सकें। इन दोनों को अभी कुछ हफ्ते लगेंगे ऐसा करने में, खुद को सामान्य फिर से पाने में। आज सुनीता की वापसी हुई, बहुत सुखद और बहुत ही गौरवपूर्ण माहौल में उनकी वापसी हुई। लेकिन 2003 में एक ऐसे ही स्पेस मिशन में नाकामी मिली थी, और तब किसी की वापसी नहीं हो पाई थी। आंखों में आंसू भर दिए थे उन तस्वीरों ने। क्या हुआ था उस दिन? तारीख थी 1 फरवरी 2003, जगह टेक्सास, अमेरिका। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया शटल STS-107 तेजी से धरती की तरफ लौट रहा था। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है, जिनको हमने जीके के सवाल की तरह रटा है, कल्पना चावला, इस यान में अपना दूसरा स्पेस मिशन पूरा करके धरती पे वापस लौट रही थी। धरती से करीब 2 लाख फीट दूर इस यान की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे धरती पर पहुंचने में 16 मिनट लगने वाले थे, लेकिन अचानक नासा का संपर्क उस यान से टूट गया। उसके बाद जो हुआ सारी दुनिया जानती है। एक ज़ोरदार धमाका, आग के धधकते गोले, और कल्पना चावला नहीं रही। उनके साथ जो भी उस यान में मौजूद था, जो 7 एस्ट्रोनॉट और थे, उनकी भी मौत हो गई। सुनीता विलियम्स की भी धरती पर वापसी इतनी आसान नहीं थी। एक बार तो दिल धक से रुका भी था, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट से करीब 7 मिनट के लिए संपर्क टूट गया था, वो भी सबसे अहम मौके पर, जब विमान स्पेस से वायुमंडल में एंट्री ले रहा था। लेकिन आखिरकार वापस उनके साथ कनेक्शन बनाया गया, और अब जब उनका एयरक्राफ्ट धरती पर लौटा है, जो स्पेस क्राफ्ट है, तो बधाइयों की एक पूरी फहरिस्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो के चेयरमैन, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन वापसी में सिर्फ
शरीर लौटते हैं। बधाइयाँ आती हैं, लेकिन कुछ हिस्सा है जो वहीं रह जाता है अंतरिक्ष में। नीले ग्रह की दूर की झलकियाँ जो धरती ऊपर से दिखती है, अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी का एहसास, उसके भीतर अंतरिक्ष हमेशा बस जाता है जो स्पेस मिशन में जाता है, जो भी एस्ट्रोनॉट, क्योंकि वहाँ पे जीवन सामान्य नहीं है और दुर्गम परिस्थितियों में खुद को बचाए रखना, खुद को जीवित रखना बड़ी चुनौती होता है। इसीलिए शायद कवि उदय प्रकाश की एक कविता याद आती है, उसका एक अंश सुनाए देता हूँ। मैं लौट जाऊँगा जैसे समस्त महाकाव्य, समूचा संगीत, सभी भाषाएं और सारी कविताएं लौट जाती हैं एक दिन ब्रह्मांड में वापस। मृत्यु जैसे जाती है जीवन की गठरी एक दिन सिर पर उदास उठाए, जैसे रक्त लौट जाता है पता नहीं कहाँ, अपने बाद शिराओं में छोड़कर निर्जीव निष्पंद जल, जैसे एक बहुत लंबी सज़ा काट कर लौटता है कोई निरपराध कैदी। कोई आदमी अस्पताल में बहुत लंबी बेहोशी के बाद एक बार आंखें खोलकर लौट जाता है अपने अंधकार में। जिस तरह सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की कहानी यही है, कुछ ऐसी ही है। बहुत ही कमाल की कहानी है। जितना इसमें रोमांच है उससे ज़्यादा रहस्य है, और रहस्य की ये परतें वक्त के साथ खुलेंगी। लेकिन वक्त हमें कहता है कि अब हमें आपको दूसरी खबर पर ले चलना चाहिए। वो कहाँ से है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, रूस यूक्रेन जंग से। ये दूसरी बड़ी खबर है। 18 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच 2.5 घंटे फोन पर लंबी बातचीत हुई। आमतौर पर किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच भी 2.5 घंटे की बातचीत बड़ा दुर्लभ माना जाता है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष 2.5 घंटे फोन पर बात करते हैं। क्या बात हुई होगी? दुनिया की नज़र जिस युद्ध, जिस संकट पर है, उसी पर बात हुई। बात जंग रोकने पर हुई, सीज फायर के लिए तैयार करने की हुई कि भाई आप रुक जाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? रूस महज ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पूरा युद्ध विराम अब भी नज़र नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे बैठे शांति के गहने पिरो रहे थे, और उधर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। उनकी फ़ोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमला किया। यूक्रेन के सूमी इलाके में अस्पताल और रिहायशी ढांचों को खासा नुकसान पहुंचा। धुएं का जितना गुबार यूक्रेन की सड़कों पर था, उतना ही ट्रंप और पुतिन की बातचीत में वैसी ही धुंध लिपटी हुई नजर आई थी। दोनों में से किसी ने बातचीत का बहुत साफ साफ ब्यौरा नहीं दिया है, और जितना कुछ कहा उससे दोनों के सुर ताल ठीक ठीक मिलते नहीं दिख रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं ट्रंप और पुतिन के बीच क्या बात हुई। सीज फायर के लिए पुतिन ने क्या शर्तें रखी, और क्या रूस यूक्रेन वाकई जंग रुकने वाली है? दुनिया को क्या शांति मिलने वाली है? 28 फरवरी को जेलेंस्की मेहमान के तौर पर आए थे व्हाइट हाउस। आपने वो तस्वीरें देखी, और जो हुआ वो सब ने देखा कि कैसी मेहमान नवाजी मिली थी। ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जेलेंस्की को झिड़क दिया था। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा थैंक यू बोलो वरना मदद बंद। जेलेंस्की व्हाइट हाउस से बाहर निकले तो ट्विटर पर 3 बार थैंक यू लिख दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्स जो हो गया है अब। इसके बाद करीब 2 हफ्ते तक अमेरिका और यूक्रेन के बीच अच्छी खासी तकरार रही। ट्रंप के बर्ताव और मकसदों पर सवाल उठे। यूरोप के लीडर्स इस बीच दिखते रहे कि वो यूक्रेन के पक्ष में एकजुट है। इसी बीच 3 मार्च को यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद रोकी गई। 5 मार्च को खुफिया सूचनाएं मिलना भी बंद हो गई। ये सब उसके लिए जंग में लड़ते रहने के लिए अहम था, लेकिन रुक चुका था। फिर आई 11 मार्च की तारीख। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत कुल मिलाकर 8 घंटे चली। एक समझौता हुआ। यूक्रेन ने बिना शर्त 30 दिन के युद्ध विराम को मान लिया, या यूं कहें उसे मनवा दिया गया। मगर यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि यूक्रेन का हमेशा से यही कहना है कि जंग रुके तो पूरी तरह रुके, कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम होगा तो रूस इस दौरान खुद को तैयार करेगा, अपनी थकी हुई सेना को, जो उसकी सिक्योरिटी गारंटी है, उसको सबको मजबूत करता चला जाएगा। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए उसने अमेरिका का प्रस्ताव मान लिया। मिनरल डील के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि यूक्रेन के लिए ये डर लाजमी था, अगर युद्ध जारी रहा तो न सिर्फ ज़मीन जाएगी बल्कि अमेरिकी सैन्य मदद की पूरी तरह अगर रुक गई तो उसके पास खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके एवज में ट्रंप प्रशासन ने तुरंत सैन्य मदद और इंटेलिजेंस देना फिर से शुरू कर दिया। 11 मार्च को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि गेंद अब रूस के पाले में है, उसे अब फैसला करना है कि शांति चाहिए या नहीं।
इन सब टेंशन्स के बीच 18 मार्च की तारीख आई। युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन की मंजूरी के बाद पुतिन और ट्रंप में पहली बार बातचीत हुई। बातचीत से पहले इसी दिन पुतिन ने कहा कि वो सीज फायर के पक्षधर हैं, लेकिन फोन कॉल पर उन्होंने कई शर्तें रख दी, जैसे यूक्रेन नई सैनिक भर्ती नहीं करेगा और ट्रेनिंग बंद कर देगा, उसे भेजी जाने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट को रोका जाए, यूक्रेन हथियार भी इंपोर्ट करना बंद करे। ये सब शर्तें थी। एक चीज साफ थी कि 30 दिन के बगैर शर्त युद्ध विराम के लिए पुतिन तैयार नहीं हुए, जैसा यूक्रेन हो गया था। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन जानबूझकर लेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी थकी हुई सेनाओं को दोबारा तैयार कर सकें। इस फोन कॉल पर एक सकारात्मक चीज जरूर हुई। पुतिन अस्थायी तौर पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ऊर्जा ढांचे हैं उस पर हमला रोकने के लिए तैयार हो गए। यदि दोनों पक्ष ऊर्जा ढांचों पर हमले को वास्तव में बंद करता है तो ये 3 साल बाद युद्ध में पारस्परिक सहमति से उठाया गया एक ऐसा पहला कदम होगा जिसमें शांति की राह बने ना बने लेकिन एक दिशा जरूर शुरू हो जाएगी। इसे व्हाइट हाउस ने शांति की दिशा में पहला कदम बताया। जंग में रूस ने प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की आबादी को टारगेट नहीं किया, बल्कि उसने यूक्रेन की मिलिट्री फैसिलिटीज और एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली घरों पर हमला करता रहा, जिसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में गुम हो जाते थे। सर्दियों में बिजली की बहुत ज़रूरत पड़ती क्योंकि सर्दियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, माइनस में टेम्परेचर रहता है, हीटर चलाने के लिए, पानी उबालने के लिए क्योंकि बर्फ़ जम जाती हैं चीज़ें, तो उसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसका फ़ायदा यूक्रेन को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा क्रेमलिन के लिए राहत की बात होगी क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तेल और गैस से जुड़े ढांचों पर लगातार जो हमले किए हैं, इससे इन दोनों चीज़ों से रूस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है, तो रूस के लिए भी इसमें राहत का सबब है। फ़ोन कॉल के बाद रूस और अमेरिका दोनों ने एक बयान जारी किए। रूस ने कहा कि पुतिन ने ट्रंप के सामने ये बात दोहराई है कि जंग रोकने के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट पूरी तरह से बंद करनी चाहिए, शर्त है। और ट्रंप और वांस पहले भी यूक्रेन की मदद पर सवाल उठा चुके हैं। बहरहाल इसी फ़ोन कॉल में रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली पर भी सहमति बनी है। आज 175 कैदी एक्सचेंज किए जाएंगे, इस पार से उस पार भेजे जाएंगे। इसके अलावा रूस 23 घायल यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा करेगा। मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि सऊदी अरब में 23 मार्च को अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू होगी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसको लेकर ज़्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये तय है कि पुतिन की शर्तों पर बात होगी। पुतिन इतनी शर्तें क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर रूस की शर्तें मान ली जाती हैं तो युद्ध विराम तो होगा, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों के हाथ बन जाएंगे। क्या ऐसा है कि पुतिन अमेरिका के प्रस्ताव को नकारने से पहले ये चाहते हैं कि यूक्रेन खुद नकार दे और रूस की ये इमेज बन जाए कि वो शांति का पक्षधर है? हम तो चाहते थे कि भैया युद्ध रुके, यूक्रेन वाले नहीं माने, ये वाला भाव देने की कोशिश तो नहीं है। हमने ये सवाल पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, मुझे जो लगता है कि जो रूस की शर्तें हैं वो कुछ तो मैक्सिमलिस्ट हैं जिसको कि सारी शर्तों को नहीं मानेगा, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि एक जो नेगोशिएशन होता है उसकी स्ट्रेटजी होती है कि उसमें जो अलग अलग पक्ष होते हैं वो अपने जो सबसे मैक्सिमलिस्ट डिमांड होता है उसको पहले रखने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि इस पे शायद दूसरे जो पार्टीज हैं वो नहीं माने। लेकिन जो मुझे लगता है कि अभी जो पार्शियल सीज फायर का जो कंडीशन बना है वार्तालाप के बाद, ट्रंप और पुतिन के वार्तालाप के बाद, तो उसमें जो शर्तें हैं वो मुझे लगता है कि वो माननीय है। वो मुझे लगता है कि चूंकि पार्शियल सीज फायर तभी हो पाया है जब रूस और यूक्रेन दोनों में एक तरह की सहमति बनी, जो शर्तें पुतिन ने रखी थी और जिसको कि ट्रंप ने माना। और ये ट्रंप ने यह सोचकर माना कि यूक्रेन भी इसका विरोध नहीं करेगा और यूक्रेन की ऐसी स्थिति नहीं है कि जो अमेरिका की शर्तें हैं उसका वो विरोध कर पाए। यह जरूर है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो रूस को अभी फेवर करती हैं, वो यूक्रेन को फेवर नहीं उस ढंग से करती है। क्योंकि नाटो की मेंबरशिप की बात करें तो उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अगर जो इलाका रूस के कब्जे में है यूक्रेन का, उसको वहां से हटने की बात करें तो उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस फोन कॉल के बाद आगे की राह कैसी दिख रही? क्या ये जंग आने वाले दिनों में रुक सकती है? इस पर भी हमने सवाल पूछा।
जी मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये इसमें रुकता हुआ तो दिख रहा है, यानी कि सीज फायर की स्थिति बन रही है। दोनों जो पक्ष हैं वो यूक्रेन के पास ऑप्शन नहीं है, और रूस भी जो सीज फायर है उसके नहीं मानने पे जो उसके कॉस्ट होंगे उसको समझता है। रूस को पता है कि अगर सीज फायर नहीं होता है तो वैसी स्थिति में यह भी संभव है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी बदल दे और यूक्रेन को इंटेलिजेंस, मिलिट्री और दूसरे जो आइटम्स हैं वो सप्लाई करना शुरू कर दे। तो वैसी स्थिति रूस भी नहीं देना चाहेगा। और रूस की सारी शर्तें, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर यूक्रेन के मेंबर नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो कैप्चर इलाका है उससे वापस जाने की बात नहीं हो रही है। तो वैसे में रूस की ज़्यादातर शर्तों को मान लिया गया है। एक इशू है कि क्या यूरोपियन कंट्री वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज भेजेंगे, जिसको कि रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है आगे बातचीत होगी तो पता चलेगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। और अमेरिका का जो कंडीशन था यूक्रेन के लिए कि मिनरल्स इत्यादि, तो वो भी यूक्रेन तैयार है। और एनर्जी की एक बात चल रही है कि ज़पोरिजिया के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे शायद उसको वहाँ एनर्जी सप्लाई यूक्रेन को उससे मिलता रहे। इस पे अभी बातचीत चल रही है, अभी क्लैरिटी नहीं। तो ये था आज का हमारा दिन का बड़ी खबर सेगमेंट, यहीं तक। अब इसके बाद हम चलते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां दो हैं। पहली सुर्खी जिसमें हम बात करेंगे रायसीना डायलॉग की, जो नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च के बीच आयोजित की गई। आज इस डायलॉग यानी बातचीत का तीसरा और आखिरी दिन था। इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की। कूटनीति और विदेश नीति पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय 2016 से इस इवेंट का आयोजन करता आ रहा है। रायसीना डायलॉग का ये 10वां संस्करण है। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवेंट का हिस्सा बने, उद्घाटन किया उन्होंने। वहीं इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। इस बार रायसीना डायलॉग की थीम काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, माने समय का पहिया। थीम के मुताबिक ही इस बार रायसीना डायलॉग में लोगों से जुड़े विषयों पर, युद्ध को लेकर के, शांति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के खूब सारी बातचीत हुई। रायसीना डायलॉग से संबंधित मोटा मोटी जानकारी यही है कि अब एक नज़र में इवेंट के हाईलाइट जो है उस पर भी आप नज़र डाल लीजिए, क्योंकि क्या हुआ है समराइज करके बता देते हैं। बड़ा इवेंट था, सबको एक बार में समेटना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। 17 मार्च को इवेंट का पहला दिन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए और संबोधन दिया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ हिंद प्रशांत महासागर माने इंडो पैसिफिक ओशियन में टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की। इवेंट के दूसरे दिन 18 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस को और मजबूत बनाने की बात की और कुछ बातों पर उसकी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि यूएन ने कश्मीर के मुद्दे पर सही तरीके से नहीं संभाला, कश्मीर के मुद्दों को उन्हें और अच्छे से संभाला जा सकता था, ये भाव था। जयशंकर ने आरोप लगाया कि पश्चिमी ताकतों ने कश्मीर की हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज यानी 19 मार्च को रायसीना डायलॉग का तीसरा और आखिरी दिन था। फोकस पर्यावरण पर रहा। बातचीत के दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के आखिरी दिन तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और यूएन और विदेश मामलों की अच्छी जानकारी रखने वाले शशि थरूर भी शिरकत की। उन्होंने भी रायसीना डायलॉग में 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति की तारीफ भी की। कांग्रेस सांसद जो विपक्ष के सांसद हैं, उसके नाते उनकी जब तारीफ आती है तो विपक्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें मंत्री, आर्मी कमांडर, उद्योगपति, पत्रकार समेत इस आयोजन में बहुत सारे लोग शामिल हुए। एक अच्छा और सफल आयोजन इसे माना गया। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है और बहुत रहस्यों से भरी है, या रहस्य उद्घाटन करने की कड़ी से जुड़ी हुई है। 9 मार्च 2025 की शाम अमेरिका के इतिहास का एक जरूरी दस्तावेज खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, नाम सुना होगा आपने, फिल्म देखी होगी। 1963 में उनकी हत्या हुई थी। उससे जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा गया, जिसका दशकों से लोगों को इंतजार था। ये डॉक्यूमेंट्स अमेरिकी नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर डाले गए हैं। इनमें करीब 63,000 से ज्यादा पन्ने हैं। कुछ हस्तलिखित हैं और कुछ टाइपराइटर से। आज इन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। कैनेडी की हत्या दुनिया की बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये ऐसा रहस्य बना जिसने अनगिनत साजिशों को जन्म दिया। लोग आज भी उस सच को जानना चाहते हैं जो शायद इन दस्तावेजों में छिपा हो। अब ये समझ लेते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या कैसे हुई थी। जिनको नहीं पता उनको रिकॉल करा देते हैं कि 22 नवंबर 1963 का दिन एयरफोर्स 1 अमेरिकी राज्य टेक्सास के डलास शहर में उतरा।
प्लेन में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन सवार थे। आसमान साफ था, लोग खुश होकर उनका स्वागत कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। वो भी कार पे सवार हुए निकले। साल 1964 में चुनाव होने वाले थे, जिसकी वजह से कैनेडी टेक्सास पहुंचे थे और उनकी कोशिश सबको साथ लाने की थी। प्लेन से उतरने के बाद वो गाड़ी में बैठे और काफिला शहर के सड़कों पर बढ़ा। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा इलाका। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल से एक शख्स ने स्नाइपर की गोली दागी। हमलावर का नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। 24 साल के इस युवक ने पुलिस के सामने पुलिस की तमाम सुरक्षा घेरे की मौजूदगी में दूर से निशाना लगाकर जॉन एफ कैनेडी को मार दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कार में बैठे कैनेडी ने दम तोड़ दिया था। इस घटना के 2 दिन बाद ही एक और घटना हुई। इस हत्या में जो आरोपी था उसे जेल ले जाया जा रहा था। तभी जैक रूबी नाम के एक शख्स ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी गोली मारकर। और इसके बाद रहस्यों की कड़ियां उलझती चली गई, क्योंकि जिसने मारा वो खुद मारा गया। तो ये सवाल हमेशा उठता रहा कि उसके पीछे कौन था। इस वारदात के 1 साल बाद नए राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था वारन आयोग, जिसकी ओर से दावा किया गया कि ओसवाल्ड ने अकेले ही ये सब किया था, कोई साजिश नहीं थी। पर लोगों को इस दावे पर यकीन नहीं हुआ। जब दावे उलझाऊ हों तो कुछ कहानियां जन्म लेती हैं और खूब सारी कहानियों ने जन्म लिया। फिल्में बनी, सीरीज़ बनी, किताबें लिखी गई, तमाम बातें हुई। लेकिन अब शायद कुछ सच सामने आ जाए, कुछ जो मनगढ़ंत बातें थी वो विलुप्त हो जाएं। इसको लेकर के ही प्रयास किया गया। 1990 के दशक के शुरुआत में अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि हत्या से जुड़े सभी दस्तावेज एक जगह रखे जाएंगे। जगह थी नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। 2017 तक ये दस्तावेज पब्लिक किए जाने थे। ट्रंप 2017 में राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड्स जारी करेंगे, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रोक लिए गए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया था। बाइडेन के समय भी कुछ फाइलें खुली, पर कुछ छिपी रहीं। अब ट्रंप ने इस हत्या से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों से क्या नई जानकारी निकल के सामने आने वाली है, इस पर दुनिया की नज़र है, हमारी भी नज़र, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज की दुनियादारी शो में इतना ही, यही समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लेकिन जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी, ललन टॉप के दर्शकों के लिए और ललन टॉप के साथियों के लिए भी, कि हमारे साथी सिद्धांत मोहन को पत्रकारिता जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है रामनाथ गोयन का, उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने केरल जाकर के एक स्टोरी की थी। उस स्टोरी को ज्यूरी ने देखा, सराहा, पसंद किया और उसके लिए उन्हें रामनाथ गोयन का अवार्ड मिल रहा है। इसके लिए आप उनको बधाई दे सकते हैं। आप दर्शकों का भी शुक्रिया, क्योंकि आपके दिए हौसले से हम ये सारे काम कर पाते हैं। वो स्टोरी केरल वाली हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। ललन टॉप के काम को ऐसे ही सराहते रहिए। ललन टॉप आपको निराश नहीं करेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। शुक्रिया।